हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई एम पासी सर और आज आपको मैं सिखाता हूं व्हाट इज ए ट्रस्ट स्ट्रक्चर एंड कैसे करते हैं एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर का फोर्स एनालिसिस। ट्रस्ट स्ट्रक्चर का फोर्स एनालिसिस करने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा कि ट्रस्ट स्ट्रक्चर कहां यूज होता है और वो प्रैक्टिकली कैसा दिखता है। तो ये देखिए, ये रेलवे स्टेशंस में यूज होता है और ये जो आप देख रहे हैं ये एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए ट्रस्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है। ट्रस्ट स्ट्रक्चर में बहुत सारे अलग अलग बार्स हैं और ये सारे बार्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के नेटवर्क को जो हम बनाते हैं शेड्स को सपोर्ट करने के लिए, रूफटॉप्स को सपोर्ट करने के लिए, इनको कहते हैं एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर। जैसे ये मॉल में देखिए, मॉल में बड़े बड़े मॉल्स में ऊपर रूफिंग ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रस्ट स्ट्रक्चर। अब प्रैक्टिकली ये ट्रस्ट स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। अब हम इसको थियोरेटिकली समझेंगे कि ऑन पेपर ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कैसे किया जाता है इसका फोर्स एनालिसिस। आइए देखें। ऑन पेपर ऐसा दिखाई देता है एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर। तो हम थियोरेटिकली ध्यान से समझते कि यह ट्रस्ट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस ट्रस्ट स्ट्रक्चर में ये सारे कहलाते हैं मेंबर्स, यानी इस ट्रस्ट स्ट्रक्चर के ये हैं अलग अलग मेंबर्स और ये सारे मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय ए पिन जॉइंट। यानी सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है, आप एक पेपर पेन लेके बैठिए, जो जो पॉइंट्स मैं आपको देता हूं आप ये लिख के लीजिए, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इन ए ट्रस्ट स्ट्रक्चर, इन ए ट्रस्ट स्ट्रक्चर every member is connected to the other member by a pin joint। यानी सारे मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाय ए पिन जॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं पहले दो पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं यह स्ट्रक्चर कैसे बनता होगा। दूसरा पॉइंट, ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स आर स्लेंडर मेंबर्स। That means these trust members are slender members, यानी पतले और लंबे। यानी ये मेंबर्स आप देखो कैसे बनते हैं। जैसे यहां से हम स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हो सकता है ये वाला मेंबर हम बना देते हैं ऐसा। That means हम एक पतला और लंबा मेंबर लेते हैं और उसके एंड को ऐसा शेप दे देते हैं। अब जैसे ये आप समझो, जो से हमारे कर्टन रॉड होते हैं, कर्टन रॉड जो होते हैं वो होते हैं पतले और लंबे और वो बहुत लाइट होते हैं। अब मैं उस मेंबर को एंड से चपटा करके अगर ऐसा होल उसमें डाल दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये मेंबर है पतला और लंबा। दैट मीन्स दिस इज ए स्लेंडर मेंबर। अब इसी तरह से मैं ये दूसरा मेंबर लेता हूं और दूसरे मेंबर को इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर देता हूं, इधर से ऐसा, यानी उसके एंड को भी मैं इस तरह से शेप कर देता हूं। अब मैं तीसरा मेंबर लेता हूं और इस मेंबर को इधर से ऐसा टर्न कर देता हूं, कुछ ऐसा। अब आप देखो, हर मेंबर को मैं इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट करता जा रहा हूं और अब इन मेंबर्स के बीच में यहां पे मैं इंसर्ट कर देता हूं नट एंड बोल्ट। यानी अब मैं इनको कनेक्ट कर देता हूं बाय नट एंड बोल्ट। यानी इधर मैं फर्दर एक और मेंबर ले लेता हूं और ये सारे के सारे मेंबर्स अब यहां पे कनेक्ट हो जाते हैं बाय ए पिन जॉइंट। अब आप देखो प्रैक्टिकली ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, यानी इन ए ट्रस्ट स्ट्रक्चर
every member is connected to the other member by a pin joint. Point number 2, truss members are slender members. That means ये members हैं पतले और लंबे. अब ध्यान से समझते पतले लंबे होने का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज. जैसे अगर मैं आपको ये बार देता हूं तो हम बोल सकते हैं कि ये बार है पतला और लंबा. अब ये बार को अगर मैं खींचने की कोशिश करूं तो मैं खींच के इसको नहीं तोड़ पाऊंगा, आप भी नहीं तोड़ पाएंगे. अगर मैं इसको कंप्रेस करूं तो मैं इसको नहीं तोड़ पाऊंगा. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे सपोर्ट करूं और बीच में लोड लगा दूं तो ये मेंबर बेंड हो जाएगा. इसका मतलब जो मेंबर होता है पतला और लंबा वो टेंशन लेने के केपेबल होता है, वो कंप्रेशन लेने के केपेबल होता है, लेकिन वो बेंडिंग लेने के केपेबल नहीं होता. इसका मतलब इस ट्रस स्ट्रक्चर में ये जो सारे मेंबर्स हैं ये है पतले और लंबे. इसका मतलब ये टेंशन और कंप्रेशन लेने के केपेबल हैं. दैट मींस इफ यू सब्जेक्ट देम टू टेंशन तो वो टूटेंगे नहीं, इफ यू सब्जेक्ट देम टू कंप्रेशन वो टूटेंगे नहीं. लेकिन अगर आपने उनको बेंड करने की कोशिश की तो वो टूट जाएंगे. ये राइज देता है हमारे थर्ड पॉइंट को. अब थर्ड पॉइंट बोलता है इन ए ट्रस स्ट्रक्चर लोड्स कैन नेवर बी अप्लाइड इन बिटवीन द मेंबर्स. द लोड्स कैन ओनली बी अप्लाइड एट द पिन जॉइंट्स. अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों. क्योंकि ये मेंबर हैं पतले और लंबे. ये टेंशन और कंप्रेशन तो ले सकते हैं लेकिन ये बेंडिंग ले नहीं सकते. इसका मतलब अगर मैंने लोड बीच में अप्लाई किया तो ये बेंड हो जाएंगे और पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा. तो 3 पॉइंट हमें समझ में आए. तीनों पॉइंट समझते फिर आगे बढ़ते. पहला पॉइंट, इन ए ट्रस स्ट्रक्चर एवरी मेंबर इज कनेक्टेड टू द अदर मेंबर बाय ए पिन जॉइंट. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, truss members are slender members. That means they are thin and long. Hence, they are capable of taking tension and compression, but they are not capable of taking bending. दूसरा पॉइंट हो गया. तीसरा पॉइंट, in a truss structure, loads are always applied at the pin joints. Loads will always be applied at the pin joints and never in between the members. अब हम समझते हैं क्यों. क्योंकि ये मेंबर्स हैं पतले और लंबे. अगर हमने बीच में लोड लगाया तो ये बेंड हो जाएंगे और स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा. चौथा पॉइंट समझते. ए ट्रस स्ट्रक्चर कैन हैव 2 kinds of supports. That is hinge support and roller support. अब आप देखो हम इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट कैसे देते हैं. जैसे यहां पे मैंने इसको प्रोवाइड कर दी एक हिंज सपोर्ट. आपको सपोर्ट्स आनी चाहिए, नहीं तो सपोर्ट्स का वीडियो देख के आओ पहले. अब यहां पे मैंने इसको एक हिंज सपोर्ट दे दी और सपोज यहां पे मैंने इसको एक रोलर सपोर्ट दे दी. दैट मींस आपने जो नेटवर्क देखा स्टेशन वगैरह पे उसमें एंड में हम प्रोवाइड कर देते हैं हिंज या रोलर सपोर्ट. यानी चौथा पॉइंट हो गया ए ट्रस कैन हैव 2 kinds of supports, that is hinge support and roller support. अब पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब पांचवा पॉइंट हमें समझाएगा लोडिंग की वजह से क्या होता है. ध्यान से सुनिएगा. When the truss structure is loaded, अब कैसे लोड करेंगे हम बीच में तो लोड अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम लोड अप्लाई करेंगे एट दी पिन जॉइंट्स.
प्रैक्टिकली आप देखो कैसे किया जाता है। जैसे अगर ये दो मेंबर्स हैं और ये दो मेंबर्स कनेक्टेड है बाय ये पिन जॉइंट, तो लोड जो है यहां अप्लाई किया जाता है। अब जब आप यहां लोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा प्रैक्टिकली, ये जॉइंट कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए। यानी इन ए ट्रस स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू नाउ अप्लाई लोड्स एट दी पिन जॉइंट्स। तो जब हम पिन जॉइंट पे लोड लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा टर्न कर जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है व्हेन द ट्रस स्ट्रक्चर इज लोडेड द स्ट्रक्चर गेट्स डिफॉर्म्ड। यानी मैंने अगर इधर इस पे लोड अप्लाई किया, मैंने इस स्ट्रक्चर पे इधर लोड अप्लाई किया, सपोज यहां लोड अप्लाई किया 100, यहां अप्लाई किया लोड 40, तो ये पिन जॉइंट क्या करेगा, लोड लगने की वजह से ऐसा हो जाएगा। और यहां हिंज होने की वजह से ये पॉइंट अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। तो ध्यान से देखते क्या होगा, जब मैं ये लोड लगाऊंगा तो ये पिन जॉइंट थोड़ा नीचे आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। एक अप्रॉक्सीमेट डिफॉर्मेशन दिखाता मैं आपको। जैसे ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, इसका मतलब ये मेंबर हो जाएगा सपोज कुछ ऐसा। अब जब ये नीचे आएगा तो ये मेंबर थोड़ा खुल जाएंगे, यानी ये पॉइंट अपनी जगह से खिसक के आगे चला जाएगा और ये मेंबर हो जाएगा कुछ ऐसा। अब वापस मैंने इधर लोड लगा दिया तो ये पॉइंट भी अपनी जगह से नीचे आ जाएगा। हो सकता है यहां लोड ज्यादा है तो ये पॉइंट ज्यादा नीचे आए, ये पॉइंट कम नीचे आए। तो जब ये नीचे आ जाएगा तो यानी ये मेंबर अब हो जाएगा कुछ ऐसा और ये नीचे आने की वजह से रोलर अपनी जगह से खसक जाएगा और ये इधर कुछ आ जाएगा एंड ऐसा हो जाएगा हमारा ट्रस स्ट्रक्चर। दैट मींस ये मेंबर हो जाएगा यहां पे ऐसा। अब अगला पॉइंट समझिए ध्यान से। व्हेन द ट्रस स्ट्रक्चर इज लोडेड द स्ट्रक्चर गेट्स डिफॉर्म्ड ड्यू टू विच each member of the truss structure is either subjected to tension or to compression। अब समझिए, फिर मैं वापस पॉइंट बताता हूं, ध्यान से देखिए। अब जब मैंने स्ट्रक्चर को लोड किया तो स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म होने की वजह से हर मेंबर या तो खिंच गया या दब गया। अब देखो सारे मेंबर्स या तो दब गए या खिंच गए। दैट मींस अगर खिंच गए दैट मींस दैट मेंबर हैज गॉट सब्जेक्टेड टू टेंशन, और अगर दब गए इसका मतलब दैट मेंबर हैज गॉट सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। दैट मींस व्हेन द ट्रस स्ट्रक्चर इज लोडेड, कैसे लोड करेंगे, बाय अप्लाइंग लोड्स एट द पिन जॉइंट्स द स्ट्रक्चर गेट्स डिफॉर्म्ड। दिस डिफॉर्मेशन इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी मे बी हम अपनी नेकेड आई से वो देख भी नहीं पाते, बट देयर इज डिफॉर्मेशन। सो व्हेन द स्ट्रक्चर गेट्स डिफॉर्म्ड ईच मेंबर ऑफ द ट्रस स्ट्रक्चर इज आइदर सब्जेक्टेड टू टेंशन और टू कंप्रेशन। यानी हर मेंबर या तो खिंच जाएगा या दब जाएगा। अब ध्यान से देखिए इससे क्या होगा, यानी ये जो लोड मैंने लगाया ये लोड इन तीन मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो मैंने लोड लगाया ये इन तीन मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां पे जो हिंज के रिएक्शंस आएंगे, जो रोलर का रिएक्शन आएगा वो इन मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी ये सारे के सारे मेंबर्स में डेवलप हो जाएगा कोई फोर्स, किसी में टेंसाइल और किसी में कंप्रेसिव। ध्यान से समझते अगला पॉइंट। व्हेन द ट्रस स्ट्रक्चर इज लोडेड द स्ट्रक्चर गेट्स डिफॉर्म्ड ड्यू टू विच ईच मेंबर इज सब्जेक्टेड टू आइदर टेंशन और कंप्रेशन। नाउ
इन दिस चैप्टर आवर एम विल बी, यानी इस चैप्टर में हमारा पर्पस क्या है? इन दिस चैप्टर आवर एम विल बी टू फाइंड द फोर्स डेवलप इन ईच मेंबर ऑफ द ट्रस्ट स्ट्रक्चर। यानी हमारा एम है कि हम हर मेंबर में निकालें कितना डेवलप हुआ फोर्स, यानी ये जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसकी हर मेंबर में क्या आई वैल्यू। और दूसरा हम ये निकाले कि कौन सा मेंबर सब्जेक्ट हुआ टू टेंशन और कौन सा सब्जेक्ट हुआ टू कंप्रेशन। दैट मींस इन दिस चैप्टर आवर एम इज टू फाइंड फोर्स in each member of the truss structure and also to find the nature of force, that means whether that force is tensile or compressive। एक बार सारे पॉइंट्स ब्रश अप करते फिर आगे बढ़ते। सबसे पहला पॉइंट, इन ए ट्रस स्ट्रक्चर एवरी मेंबर इज कनेक्टेड टू द अदर मेंबर बाय ए पिन जॉइंट, यानी सारे के सारे ये कनेक्टेड होते हैं बाय ए पिन जॉइंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कल आप स्टेशन पे जाएंगे और वहां ट्रस देखेंगे और आपको पिन जॉइंट दिखाई नहीं देगा, आपको हो सकता है वेल्ड दिखेगा और आप बोलेंगे हम गलत पढ़ रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता। थियोरेटिकली पढ़ते समय यह माना जाता है कि दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए पिन जॉइंट, और ये सारे मेंबर्स होते हैं पतले और लंबे। प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन में हम माइनर चेंजेस करते हैं, लेकिन थियोरेटिकली पढ़ते समय हम इसी तरह से इसको पढ़ते हैं। दैट मींस हम ये अज्यूम करते हैं दैट दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए पिन जॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, ट्रस मेंबर्स आर स्लेंडर मेंबर्स। अब स्लेंडर का मतलब समझ गए हो, पतले और लंबे। That means they are capable of taking tension and compression, but they are not capable of taking bending। इसका मतलब आप इनको खींचोगे दबाओगे तो ये सस्टेन कर लेंगे, लेकिन अगर आपने इनको बेंड कोच करने की कोशिश की तो ये कोलैप्स हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, इसलिए इन ए ट्रस स्ट्रक्चर वी विल ऑलवेज अप्लाई लोड्स, वी विल ऑलवेज अप्लाई लोड्स only at the pin joints and never in between the members, क्योंकि वो लोड वो लेने के केपेबल नहीं है। चौथा पॉइंट, इन ए ट्रस स्ट्रक्चर वी गिव नॉर्मली टू काइंड्स ऑफ सपोर्ट्स। दैट मींस जैसे यहां पे मैंने हिंज सपोर्ट दे दी और यहां पे रोलर सपोर्ट दे दी, तो ज्यादातर क्वेश्चंस में आप देखोगे ट्रस विल हैव हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। In some cases it can have two hinge supports also, वो हम एक क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन हम यह समझ के चलते कि it can have two kinds of supports, hinge support and roller support। अगला पॉइंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, when the truss structure is loaded, यानी आपने उसको सब्जेक्ट किया टू लोड एट द पिन जॉइंट्स, द स्ट्रक्चर गेट्स डिफॉर्म्ड, यानी स्ट्रक्चर का डिफॉर्मेशन हो गया, कहीं दब गया कहीं खिंच गया। अब इफ द स्ट्रक्चर गेट्स डिफॉर्म, इसका मतलब है हर मेंबर इज आइदर सब्जेक्टेड टू टेंशन और टू कंप्रेशन, क्योंकि हर मेंबर या तो खिंच गया या दब गया। सो एवरी मेंबर विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड कंप्रेशन। अब इस चैप्टर में हमारा एम क्या है? अगर हमें बड़ा सा एक ट्रस स्ट्रक्चर दे दिया जाए, उस पर खूब लोड्स लगा दिए जाएं, तो हमारा एम होगा कि हम हर मेंबर में निकाल सके कितना डेवलप हुआ फोर्स, यानी उससे हमें पता चल जाएगा किस मेंबर में फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो हमारे लिए डिजाइन करना आसान हो जाएगा। यानी हमारा एम है सब में निकाले कितना डेवलप हुआ फोर्स, और साथ में यह भी निकाले कि किसमें टेंसाइल हुआ और किसमें कंप्रेसिव। दैट मींस आवर एम विल बी टू फाइंड फोर्स इन ईच मेंबर एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ फोर्स, वेदर इट इज टेंसाइल और कंप्रेसिव।
एक लास्ट अजम्पशन और समझते बस पॉइंट, हम एनालिसिस करते समय इन मेंबर्स का अपना वेट कंसिडर नहीं करते, यानी हम ये नहीं कहते कि इनका वेट एक्ट करेगा इनके सेंटर पे। हम वेट इसलिए नहीं कंसिडर करते कि हम ये मानते कि इनका वेट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल लोड्स। तो while analyzing the truss, we do not consider the weight of individual members. तो आपको अब ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ। अब ट्रसेस में हमें ऐसा दिखाई देता है क्वेश्चन। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन दिखने में होगा, यानी उसका शेप अलग हो सकता है, लेकिन हम ये सारी बातें इस क्वेश्चन में एक बार रिवाइज करते हैं। और क्वेश्चन हमसे कहेगा कैलकुलेट फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ द ट्रस स्ट्रक्चर, यानी क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ द ट्रस स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन देखते ही हम क्या क्या बातें समझ जाएंगे। सबसे पहले हम समझ जाएंगे कि ये सारे हैं अलग अलग मेंबर्स, यानी ये सारे अलग अलग मेंबर्स हैं और ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय ए पिन जॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम समझ जाएंगे कि ये सारे मेंबर्स हैं पतले और लंबे। दैट मींस दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग टेंशन एंड कंप्रेशन, बट दे आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग बेंडिंग। तीसरा पॉइंट, हम समझ जाएंगे कि क्योंकि ये केपेबल नहीं है लेने के बेंडिंग, इसलिए लोड्स आर बीइंग अप्लाइड एट द पिन जॉइंट्स। तो हमने पिन जॉइंट्स पे ट्रस स्ट्रक्चर में अप्लाई कर दिए लोड्स। चौथा पॉइंट, अब ये ट्रस स्ट्रक्चर को हमने दे दी हिंज एंड रोलर सपोर्ट। पांचवा पॉइंट, अब जब हम लोड लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा डिफॉर्म। पता नहीं कैसा डिफॉर्म होगा मुझे, लेकिन हां लोड्स इसको डिफॉर्म कर देंगे, जिसकी वजह से हर मेंबर या तो खिंच जाएगा या दब जाएगा। दैट मींस ईच मेंबर विल स्टार्ट गेटिंग सब्जेक्टेड टू आइदर टेंशन और कंप्रेशन, और सब में डेवलप हो जाएगा कुछ फोर्स। तो हमारा एम होता है इस चैप्टर में कि हम हर मेंबर में निकालें कितना डेवलप हुआ फोर्स, और साथ में यह भी निकाले कि जो फोर्स डेवलप हुआ वो टेंसाइल है या कंप्रेसिव। एंड लास्ट, हम इनका वेट कंसिडर नहीं कर रहे, अज्यूमिंग द वेट टू बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्सटर्नल लोड्स। अब इसीलिए क्वेश्चन हमें कह रहा है दैट वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ द ट्रस स्ट्रक्चर। इसका मतलब हम समझ गए कि हमें हर मेंबर में निकालना है कितना फोर्स डेवलप हुआ, यानी क्या आई फोर्स की वैल्यू, और यह भी निकालना है कि किसमें टेंसाइल आया और किसमें कंप्रेसिव, यानी कौन सा मेंबर खिंच गया और कौन सा मेंबर दब गया। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कहलाता है मेथड ऑफ जॉइंट्स, यानी इस तरह के क्वेश्चन को, यानी हर मेंबर में फोर्स निकालने के देयर आर टू मेथड्स। वन मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ सेक्शंस। तो अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम सीखेंगे किस तरह से हर मेंबर में फोर्स निकाला जाता है यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो हमें सिखाएगा हाउ टू फाइंड फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ द ट्रस स्ट्रक्चर यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स।